बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्त जो डिफरेंट डिवीज़न से नैब सीडर सेलेक्ट हुए हैं, मैं तमाम दोस्तों को कांग्रेचुलेट करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप तमाम दोस्तों से मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको जॉब रिलेटेड, आपकी जॉइनिंग, आपकी ट्रेनिंग और आपका जितना ये प्रोसीजर और प्रोसेस है इससे रिलेटेड, जैसे मैंने पहले कोशिश की कि मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँ जब आपके इंटरव्यूज़ चल रहे थे और हम एक मैराथन कर रहे थे। तो ऐसे ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा और आप कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त जो नैब सीडर सेलेक्ट हुए बहुत एक्साइटेड हो गए, बड़ी एक जैसे बेचैनी आ जाती, बेचैनी थी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ भी हो गए कि आपकी ये वीडियोस बहुत लेट हो गई हैं। लेकिन बिहाइंड दैट जो असल मेरा पर्पस था, जो मेरा मकसद था, जो मेरा ज़हन था, माइंड था मेरा, जो मैं आज अपना माइंड आपको फ्लोट कर रहा हूँ, वो ये था कि तमाम डिवीजन्स के रिज़ल्ट जब अनाउंस हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँ कि एक जो हमारा आपकी पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है उससे हम स्टार्ट लें। कल माशाल्लाह मुल्तान डिवीज़न के रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब मुझे मेरे एक दोस्त ने ये मशवरा दिया था, एडवाइस किया था कि आप बजाय इसके कि कुछ एक दो दोस्तों को आप गाइड करें, आप कोशिश करें कि ऑल ओवर पंजाब जो तहसीलदार नायब तहसीलदार की सीट्स हैं इनके लिए आप एक कोचिंग का, एक गाइड करने का सिलसिला जारी करें। और सबसे पहले हमने फैसलाबाद डिवीज़न के रिज़ल्ट से स्टार्ट लिया था, तो अभी फैसलाबाद से स्टार्ट हो के मुल्तान तक ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू ऑल। जो मेरे दोस्त नायब तहसीलदार सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाब रखे। अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है अनाउंस हो गया है। बहुत सारे डिवीज़न के रिज़ल्ट्स जो हैं अपने जो उनका प्रोसीजर था वो भी करते हुए उनके ऑर्डर्स भी हो गए हैं। कुछ डिवीजन्स के रिज़ल्ट्स अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किए हैं, तो अब बहुत सारे सवालात हैं सबसे पहले आपके सामने, और मैं कोशिश करूँगा कि फ़र्दन इन सवालात पे वीडियोज़ बनाता जाऊँ। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं मल्टी फेरियस उनके जो मल्टीफेसिटेड जो उनके सवालात हैं, उनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नायब तहसीलदार को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला सवाल तो ये, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सिमल्टेनियसली ये इम्तिहानात हो रहे थे तो बहुत सारी सीटों पे सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा ये है कि कुछ दोस्त अभी 17 में हैं, कुछ 16 में जॉब कर रहे हैं, इवन एक दो के 18 में भी काम कर रहे हैं। तो उनका फिर बड़ा सवाल बनता है, कहते हैं कि जी हम मशवरे बड़े कर रहे हैं कि डायलेमा है। तो इस डायलेमा से रिलेटेड हम आज बात करेंगे कि क्या आपको नायब तहसीलदार ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ द नायब तहसीलदार। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नायब तहसीलदार भी की हुई है, मैंने अपलोड की हुई है, आप दोस्तों ने देखी है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको लाइक भी किया है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपको पता लगेगा नायब तहसीलदार किस नेचर की सर्विस है। इसके बाद ये है कि आपका जॉइनिंग प्रोसेस, देखिए जॉइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनसे पहले मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपको रिलीविंग प्रोसेस का भी पता हो। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट या डीपीसी अपने डिपार्टमेंट से ली हुई है और इसके बाद उन्होंने अब रिलीव करना है अपनी जॉब को। बहुत सारे दोस्त गलती क्या कर रहे हैं कि वो अपनी जॉब को रिज़ाइन कर देते हैं। तो आपने रिज़ाइन नहीं करना होता है, बाकायदा रिलीव करना। तो ये ऐसे ही होता है जैसे आपका ट्रांसफ़र हुआ है, बिकॉज यू आर अंडर द सेम अम्ब्रेला ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। और इसमें जो लियन है अंडर 7A ऑफ द सर्विसेज रूल 1974, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि लियन क्या होता है और लियन कैसे आपको रिटेन करना चाहिए, कैसे आपका ये लीगल राइट है, और बहुत सारे बच्चे इसको लूज़ कर जाते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किस तरह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो रिक्वेजिशन भेजी थी उससे रिकमेंडेशंस कैसे आती हैं, आपको ओरिजिनल फाइल्स कैसे आती हैं, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आपके कमिश्नर ऑफिस में किस तरह से आती हैं, और बाकी का जो आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन है या आपकी जो क्रेडेंशियल्स, आपकी डिग्रीज़ हैं या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे रिलेटेड आपकी वेरिफिकेशन किस तरह से कराई जाती है। और ख़ास तौर से ट्रेनिंग प्रोसेस, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोसेस आपको पता है तहसीलदार की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जो फील्ड स्टाफ था या पटवारी जो भर्ती किए गए थे उनकी ट्रेनिंग भी सिमल्टेनियसली चल रही है, और नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग भी चल रही है। बहुत सारे दोस्त पीएमएस करके असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेम है, सेम लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पटवारी का बस्ता सेम है, जो सारे लोगों ने बनाने हैं, वो पटवारी भी बना रहा है, नायब तहसीलदार भी बना रहा है, तहसीलदार भी बना रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर भी बस्ता बनाता है। तो इस बस्ता से रिलेटेड जो आपकी ट्रेनिंग है
ये भी मैं कोशिश करूँगा कि मरहलावार आपसे डिस्कस करता चला जाऊँ, और इस तरह से कोशिश होगी कि हम एक फ़ेज़ वाइज़ इन चीज़ों पर डिस्कस करते जाएँ। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने नायब तहसीलदार के लिए काम किया। प्रैक्टिकली पटवारी के साथ मैंने बैठ के अपना बस्ता बनाया। फिर मैंने डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को अपना ये बस्ता पेश किया, वहाँ से मेरा ये बस्ता अप्रूव हुआ। वहाँ से मेरे जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के लिए मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, और इसके बाद जो है इस ऑथराइजेशन के बाद मैंने कानून गोई का अपना इम्तिहान जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेजेंट करता है, जो कंपलसरी होता है, वो भी मैंने अपना पास किया। ट्रेनिंग प्रोसेस कामयाबी से सारा किया। इसके बाद न सिर्फ मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 7-8 ईयर्स के लिए सर्व किया, बल्कि बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स में भी मैंने काम किया है। तो इन सारी चीज़ों पर प्रैक्टिकली मैं आप दोस्तों से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। देखिए इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये सिलसिला। अगर एक ही वीडियो हम करने की कोशिश करें तो कोशिश होगी कि एक वीडियो करके मैं आप लोग अपलोड करता जाऊँ, और कोशिश करूँ कि ये रोज़ाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियो मिलती रहे, और इस तरह से ये सिलसिला जो है बड़ी अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाए। आज हम जो सबसे पहला और अहम आपका क्वेश्चन है, जो डायलेमा है, उस पर बात कर लेते हैं कि क्या नायब तहसीलदार को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना पसंद करूंगा कि मैंने आगाज़ किया 2009 में। जो बैच था, पहला बैच था, एक्चुअली 2 ही बैच हैं, एक बैच 2009 का था और उसके बाद ये दूसरा बैच है जो अभी आया है। इसके अलावा कोई नायब तहसीलदार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जिसे ए क्लास नायब तहसीलदार कहा जाता है। ये ए क्लास नायब तहसीलदार जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ। 2 बैच हैं, 2009 का जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, और फिर 2017 तक मैंने सर्व किया अंडर कमिश्नर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें सर्व किया। और इसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मेरी सिलेक्शंस भी हुई और मैं सर्व भी करता रहा। तो मैं सर्विस रिलेटेड बहुत सारी मैंने गलतियाँ भी की। तो जब बंदा गलती करता है तो फिर सीखता भी बहुत है। मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हुई। तो मैं कोशिश करूँगा कि सर्विस मैटर्स पे भी आप तमाम दोस्तों को साथ साथ एडवाइस करता जाऊँ, क्योंकि अब आपका पोस्ट सिलेक्शन पीरियड है। अब आपको सर्विस मैटर्स से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस की ज़रूरत है, और उसके बाद ट्रेनिंग पे बहुत गाइडलाइंस की ज़रूरत है। नायब तहसीलदार का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि नायब तहसीलदार जॉब नहीं है, नायब तहसीलदार सर्विस है। मैं इस तरह से आपको बताना पसंद करूँगा कि आपने खाना खा लिया है, यू हैव टेक द मील, यू हैव टेक द लंच डिनर, जो भी था आपने खा लिया। इसके बाद आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं, तो देखिए कि आपको आइसक्रीम भी मिल सकती है। कुछ लोग पसंद करते हैं फ्रूट खा लें, कुछ लोग इसी तरह से पसंद करते हैं कि वो मीठे में कुछ ले लें, कोई खीर ले लें, कोई कस्टर्ड ले लें, कोई इस तरह कोई चीज़ ले लें। और फिर ऐसा भी होता है कि जब बड़े खाने होते हैं तो वहाँ पे आपको डेजर्ट सर्व किया जाता है। अब डेजर्ट की मज़ा क्या होता है कि जो दिल करता है खा लें। तो ये देख लें कि जो नायब तहसीलदार है, दिस इज़ लाइक ए डेजर्ट। जो बाकी जॉब्स हैं वो जॉब्स हैं, नायब तहसीलदार सर्विस है। नायब तहसीलदार में आप पार्ट ऑफ द स्टेट हैं। आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर के राइट हैंड हैं, आप डिप्टी कमिश्नर के राइट हैंड हैं, आप कमिश्नर के राइट हैंड हैं। और आपको पता है कि अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो SOPs बनाई गई हैं, उसमें यह है कि कमिश्नर ऑल ओवर जो डिवीज़न होता है उसका बॉस होता है, उसका हेड होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो DC है या डिप्टी कमिश्नर है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा होता है। और इस बड़े अम्ब्रेला के अंदर डिप्टी कमिश्नर का जो माइंड है, डिप्टी कमिश्नर अपने आप को लीडर फील करता है, पार्ट या बॉस फील करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। जिस डिपार्टमेंट को DC अपना डिपार्टमेंट कहता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इनहेरिटेड पावर्स हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। जितने अलाइज डिपार्टमेंट हैं, इनकी बहुत सारी असाइनमेंट्स जो है इनको ग्रैब कर लेता है। अब असिस्टेंट कमिश्नर ने कभी ऐसा रिलेक्टेंट फील नहीं करता कि मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं मुझे असाइनमेंट मिली है या मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं पर कोई असाइनमेंट मिली है, तो क्या मुझे इस पर क्या करना है। तो फ़ौरन वो टेकअप करता है, और जैसे असिस्टेंट कमिश्नर टेकअप करता है तो बतौर नायब तहसीलदार आप उसमें असाइनमेंट में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से इट्स लाइक ए डेजर्ट। अब जब नायब तहसीलदार काम कर रहे होते हैं तो अब हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। अब फूड डिपार्टमेंट की जब मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, फूड डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं। तो फूड डिपार्टमेंट का जब आता है प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आता है, तो प्रोक्योरमेंट में आप उसको फूड डिपार्टमेंट को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं साथ में। इसी तरह से
जब और मतलब अभी धुएँ का जब मसला बनेगा तो भट्टों पे और फैक्ट्रियों में जो धुएँ का मसला आएगा तो इन्वायरमेंट के साथ फ़ौरी तौर पर जो अख्तियारात मिलते हैं वो नायब सीलदार और तहसीलदार को मिलते हैं। नायब सीलदार इसमें कहीं से भी देखता है कि कहीं धुआँ आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो 50,000 तक नायब सीलदार वहाँ पे फ़ाइन कर सकता है। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल आती है तो फ़ौरी तौर पर नायब सीलदार के अख्तियारात वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, नायब सीलदार की इनहेरिट पावर्स है कि नायब सीलदार बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वो मैजिस्ट्रेट भी है और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है। नायब सीलदार के पास न सिर्फ ये है कि उसके पास सर्विस कर रहा है, उसके पास कोर्ट भी है और कोर्ट में नायब सीलदार बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स की इंक्वायरीज भी जब मार्क होके आती हैं अंडर पीडा और अंडर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से फिर होती हुई नायब सीलदार तक आती है। नायब सीलदार ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज भी कर रहा होता है। नायब सीलदार अपना कोर्ट करता है तो उसमें भी बहुत सारे इनहेरिटेड पावर्स नायब सीलदार के पास होती हैं। नायब सीलदार के पास इंतकाल है, नायब सीलदार के पास गिरदावरी है, नायब सीलदार के पास बहुत सारे ऐसे अख्तियारात हैं जो उनमें से एक भी अगर अख्तियार नायब सीलदार इस्तेमाल करता है तो वो इतना खूबसूरत है, इतना पावरफुल है, इतना मज़ेदार है कि बाकी किसी भी जॉब करते हुए आप हमेशा मिस करते हैं और मैंने भी मिस किया। आप देखिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं डिप्टी डायरेक्टर लिटरेसी डीओ लिटरेसी सेलेक्ट हुआ तो मैं 18 ग्रेड में मैं ऑल ओवर पंजाब आई वाज द सेकंड। मेरी जो पैरा नंबर पे कुलीग थी उन्होंने बाद में क्विट कर दिया और वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गई। तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनके हो जाने के बाद आई स्टूड फर्स्ट इन ऑल ओवर पंजाब। तो मैं 18 में था तो फिर साफ ज़ाहिर जब डायरेक्टर की सीटें आती तो उसमें मैं पहले नंबर पर चला जाता, लेकिन वहाँ भी मैंने हमेशा मिस किया। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस बतौर लेक्चरर पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने अपने पावर्स को, अपनी उन जिम्मेदारियों को जो मेरे पास थी बतौर नायब सीलदार, मैंने हमेशा मिस किया। मैंने सोसाइटी में मिस किया कि मुझे सोसाइटी वो रिस्पेक्ट नहीं देती थी, वो डिग्निटी, वो प्यार और वो एक फीडबैक जो सोसाइटी की तरफ से होता है वो मुझे नहीं मिलता है। अब भी मैं सर्व कर रहा हूँ बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सर्व करते हुए भी मैं मिस करता हूँ अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो जो प्रिविलेजेस मेरे पास थी, जो मेरे पास सर्व करने के जितने मेरे पास अख्तियारात थे, जो पब्लिक सर्विस मैं कर सकता था, वो यहाँ पे मैं बड़ा मिस कर रहा था राइट डिपार्टमेंट्स में। मेरी फिर एक बड़ा आपकी तरफ से बड़ी कॉलें आती हैं कि सर बड़ा पोलिटिकल प्रेशर है। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये एक पॉलिटिशियंस की तरफ से एक प्यार है। आप देखें कि पॉलिटिशियंस को ये वो लोग होते हैं जो चुने हुए लोग होते हैं, इनको बाकायदा से इलेक्ट किया जाता है, इनके साथ पब्लिक होती है, इनकी रिस्पेक्ट बतौर एक पब्लिक सर्वेंट के हमारा फ़र्ज़ होता है। सबसे पहले जो चीज़ आपने जिस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना होता है वो पब्लिक को रिकग्नाइज़ करना और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकग्नाइज़ करना है। इसके अलावा जिसको आप लोग पॉलिटिकल प्रेशर समझ रहे हैं, ये दरअसल पॉलिटिशियंस की तरफ से आपके लिए प्यार है। हर एमएनए, हर एमपीए और आपकी इवन कि जितने भी बड़े लेवल के आपके जुरिस्डिक्शन में ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपको। लेकिन क्योंकि आपके पास अख्तियारात बहुत ज़्यादा है, अब पब्लिक के बहुत सारे ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैटर्स हैं जो आपसे लिंक हैं, तो डेली बेसिस पे आपका एक लाइजान रहता है आपके हल्के के एमपी और एमएनए के साथ। लेकिन ये कोई प्रेशर का नहीं होता, ये एक प्यार का होता है। और कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन ने ये नहीं कहा कोई गलत काम करे, सिर्फ इतना होता है कि आप आराम से लोगों को सुने, उनका काम करें और फिर जब आप मेरिट पे लोगों के काम कर रहे हो तो ये पॉलिटिशियंस आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपका एक बड़ा डायरेक्ट लाइजान होता है इन पॉलिटिशियंस के साथ, जिसको बहुत इंजॉय करते हैं बाकी आने वाली लाइफ में। अब देखिए मैं आपके सामने हूँ, मैंने इतना अर्से सर्विस की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी किसी के साथ कोई हमेशा प्यार का ही रिश्ता बना है, तो ऐसा आपका भी प्यार का रिश्ता होगा। सिर्फ एक अप्रोच ये होती है कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप आते हैं तो आप इन लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं और इनको रिकग्नाइज़ करना ही हमारी बेसिक ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि ये पब्लिक रेप होते हैं और इनके साथ पब्लिक खड़ी होती है जिनकी सर्विस के लिए हमारी ये ड्यूटीज़ हैं और हमारी ये सर्विसेज हैं। लेकिन इख्तियारात आपके इतने ज़्यादा हैं कि हर वक्त आपको ऑन बोर्ड रहना पड़ता है अपने जो भी आपकी कानून गोई होती हैं उनमें, आपको एमएनएस और एमपीए के साथ। लेकिन इससे आपको वर्थ का भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नायब सीलदार की वर्थ कितनी होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने
बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में 18 ग्रेड में काम किया, 17 ग्रेड में काम किया, 16 ग्रेड में मेरी एलोकेशन हुई। लेकिन मैं हमेशा यही फ़ील करता रहा कि मैंने मिस किया। मेरे ऑफिसर्स ने हमेशा मुझे यही कहा कि आपने गलत ये चॉइस ली थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप क्विट करके कहीं और पे है। और फिर आप देख लें कि मैंने दोबारा से ये डिसीजन लिया है कि मैं नायब तहसीलदार को ज्वाइन करूँगा। मैंने तमाम चीज़ें, इनके जो अप्स एंड डाउन्स थे, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देखते हुए तो मैंने फ़ैसला किया। मैं आपको सबसे पहले तो ये एडवाइस करूँगा कि ये जॉब नहीं है, ये सर्विस है। इट्स अ सर्विस में आप कहें कि इट्स अ प्राउड, ये एक फ़ख्र है, ये एक मान है जो आपके फैमिली तक भी आता है। इसकी इज़्ज़त ये ट्रिकल डाउन होगा कि आपकी फैमिली तक वो आपकी इज़्ज़त का, आपके शान का जो आपको अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया है, वो ट्रिकल डाउन होते हैं। आपकी फैमिली को भी फ़ील होगी, आपके दोस्तों को भी फ़ील होगी, माशरे में एकदम से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। आप मजिस्ट्रेट भी हैं, आप कोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी मल्टीफेरियस ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और नायब तहसीलदार में आप लोगों से डिटेल में बताई हुई। पहली तो मेरी यही होगी कि डिसीजन मेकिंग में आप ऐसे लोगों से मशवरे ना लें जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया। उनमें ये दोस्त कुछ ऐसे रेफरेंसेस देते हैं कि हमें इस ऑफिसर ने कहा, इस बंदे ने कहा, लेकिन ऐसे तमाम ऑफिसर अलाई डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। अब अलाई डिपार्टमेंट में वो स्केल ग्रेड को तो बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्विस करने का उनका एक्सपीरियंस नहीं है। प्रैक्टिकली सर्विस एक्सपीरियंस आपको तब होता है जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप सर्व करते हैं। तो मैंने चूँकि सर्व किया है, इसमें मैं आपको एक सिंसियर मेरा मशवरा होगा कि आप इस सर्विस को ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। और आप पार्ट होते हैं स्टेट का, स्टेट पार्ट होते हो, आपको हमेशा बहुत अच्छा लगेगा और अपने आप को आप प्राउड फील करेंगे, हमेशा एक कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करेंगे, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको नायब तहसीलदार के तौर पर। अपने आने वाली वीडियोस में हम आगाज़ करेंगे लियन प्रोसेस से, कि जो लोग सर्व कर रहे हैं, जिनकी सर्विस है, तो वो लियन किस तरह से लेंगे 7A 1974 के तहत, और फिर किस तरह से अपनी सर्विस को आपने रिलीव करना है और ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद आपकी फ़ाइल से शुरू करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से आपकी पर्सनल फ़ाइल बनाता है, और फिर आखिर तक आएंगे कि किस तरह से, क्योंकि आप की नॉन गस्टेड जॉब है, आप गस्टेड नहीं हैं, तो किस तरह से आपकी सर्विस बुक प्रिपेयर होती है। सर्विस बुक तक आएंगे, सारी मैं आपको सर्विस मैटर समझाने की कोशिश करूँगा कि किस किस मरहले पर EF ब्रांच ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या इसमें रोल होता है, एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच ऑफ द कमिश्नर का इसमें क्या रोल होता है, और फिर कमिश्नर एज ए बॉस, क्योंकि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमिश्नर है, आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है असिस्टेंट कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये किस तरह से लाइजान बनाते हैं आपके पास, असाइनमेंट्स आपको किस तरह से दी जाती हैं। और इसके बाद हम शुरू करेंगे बाकायदा तौर पर आपका ट्रेनिंग प्रोसेस में हम देखेंगे। मैं पहले तो कोशिश करूँगा कि अपने जितने मेरे ट्रेनिंग के ऑर्डर्स थे वो आपसे शेयर करूँ। बहुत सारे जो हमारे डिवीजन्स हैं उनमें अब फ्रेश ऑर्डर भी हुए हैं ट्रेनिंग के, तो ये ऑर्डर्स भी आपसे मैं शेयर कर लूँगा, अपने ऑर्डर भी शेयर कर लूँगा, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना बस्ता बनाना। और फिर प्रैक्टिकली हम साथ साथ वीडियोज़ में अपना बस्ता भी बनाते ही जाएंगे कि जो पटवारी का बस्ता होता है, किस तरह से पटवारी, बहुत सारा जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड अब आपने प्रैक्टिकली बनाना है। इसके फॉर्म भी आपको पटवारी के पास से मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आपने सिमल्टेनियस 2 काम करने हैं। एक तो पटवारी के साथ बैठ जाना है, दूसरा ये करना है कि आपने कंप्यूटर सेंटर पे बैठ जाना है या DMM पे बैठ जाना है। अब आप अगर पटवारी के साथ बैठ गए, अच्छा सा बस्ता बना लें, तो भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि साथ में आपको पता है LRMISB जो था वो पैलरा बन गया। तो पैलरा के अंडर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डायरेक्ट अंडर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी समझना है और पैलरा को एज अथॉरिटी भी समझना है। अब आपने यानी कि जैसे कहते हैं कि जो हॉर्ड फॉर्म में होता है, जो पहले पुराना एक तरीका था जिस पे पटवारी अपना बस्ता बनाता था और इंतकालात होते थे, वो भी समझना है आपने। और जो अब सॉफ्ट पे जो जदीद तरीका है जिस पे पैलरा के अंडर आप लोग इंतकालात करते हैं या मुख्तलिफ असाइनमेंट्स जो हैं, जो आपके DMM पे, आपके कंप्यूटर जो लैपटॉप पे जो सारा कुछ आप कर रहे हैं, वो भी आपने समझना है। सारी चीज़ें हम समझेंगे, पटवारी का भी समझ लेंगे और साथ में ये DMM का काम या जो आपका पैलरा के अंडर काम है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ चलते रहेंगे आप, और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ ही वीडियो बनाता जाऊं। अब अगली वीडियो हम बनाएंगे, आपकी फ़ाइल से स्टार्ट करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टार्ट होकर कमिश्नर ऑफिस तक कैसे आते हैं और वेरिफिकेशंस कहती होती हैं। फिर अगली हम लियन पे बनाएंगे और उसके बाद अगली में वीडियो में हम रिलीविंग रिलेटेड और आपकी सर्विस बुक कैसे बनेगी इस तक आएंगे, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस पे वीडियोज़ हम स्टार्ट कर देंगे। आज अपने इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे इसको क्लोज़ कर देते हैं और फिर अगली वीडियोज़ के साथ आपके साथ में
शामिल हो जाऊंगा। और हम जैसे पहले आपकी इंटरव्यू से पहले जब जैसे वीडियोस बना रहे थे, तो ऐसे ही वीडियोस साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ साथ बहुत सारी वीडियोस बना के आपको तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।